स्वागत दोस्तों, आगे चलो के सामने मोदी सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में चल रही आपसी लड़ाई और पंगे के बीच बीजेपी और चिराग पासवान को बंद कमरे तक की आ गई है बड़ी नौबत। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के मंत्री अपना इस्तीफा देने को है तैयार। बताएंगे क्या बीजेपी मंत्रिमंडल में होने वाला है एक और बड़ा धमाका। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है दोस्तों। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि अब फिर से खबर बन गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार सरकार की पोल खोलते चले जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन में रहकर पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं चिराग पासवान, और एनडीए गठबंधन के खिलाफ सबसे बड़े नेता के तौर पर चिराग पासवान को देखा जा रहा है, क्योंकि वो बयानबाजी करके एनडीए सरकार को पूरी तरीके से सबके सामने एक्सपोज करते रहे, इसीलिए बीजेपी उनसे भड़की पड़ी है दोस्तों। लेकिन अभी और घमासान एनडीए गठबंधन में जारी रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखते आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सियासी हलचलें तेज हो गई है दोस्तों। बीजेपी के टॉप सोर्सेस यानी बड़े सूत्रों ने बताया है और ज्यादातर अखबारों में ये रिपोर्ट छपी है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि पार्टी के लोग यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता, एलजेपी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हालिया एंटी नीतीश कुमार बयान को लेकर, नीतीश सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने को लेकर, बिहार में चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले उन्होंने उठाए थे, चाहे नीतीश सरकार में शामिल होने को लेकर शर्मनाक बताते हुए जो बयान उन्होंने दिया था दोस्तों, इस पूरे मामले पर बीजेपी ने अब इस बयान को गुड टेस्ट में बयान नहीं समझा है दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के सहयोगी चिराग पासवान को समझाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को एक क्लोज डोर मीटिंग के लिए चिराग पासवान से मिलने के लिए भेज रही है दोस्तों। उन्हें गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने और चुनाव से पहले लीडरशिप को लेकर स्पष्ट संदेश देने की बातचीत चल रही है दोस्तों, यानी क्लोज डोर मीटिंग होगी, बंद कमरे में यह मुलाकात होने वाली है। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या चिराग पासवान को बीजेपी के लोग फोन करके नहीं बोल सकते कि आपको नीतीश के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। ये क्लोज डोर मीटिंग क्यों हो रही है दोस्तों? क्या आपको भी इसके पीछे कुछ बड़ा झोल लगता है? लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान को सच्चाई बोलने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए और एक कंफ्यूज नेता होने के बावजूद चिराग पासवान कभी कभार सच बोल देते हैं, तो इस बात का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग क्यों चिराग पासवान से क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, इसका खुलासा भाजपा के लोगों को करना चाहिए दोस्तों। लगभग 70 अखबारों में ये रिपोर्ट छपी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी बहुत ज्यादा है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अगर भाजपा ने बिहार में चुनाव लड़ने से एनडीए गठबंधन के सहयोगी सुभाषपा पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को रोका दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ में है, मैं मंत्री के पद पर हूं मौजूद, लेकिन मुझे मंत्री पोस्ट को लेकर कोई भी खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो तीसरा मोर्चा बनाने के लिए हम लोग बिहार में मैदान में उतरेंगे, और अगर इस्तीफा भी देना पड़ा तो भी इस्तीफा हम देंगे। मंत्री के पद को लेकर, पोस्ट को लेकर मुझे कोई लालच नहीं है। हम लोग बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा वालों ने 2017 में कहा था कि हमारे खिलाफ चुनाव मत लड़िए, उपचुनाव मत लड़िए, इससे हमको नुकसान होगा। हमने उनकी बात मान ली, फिर 2025 में भी यही हाल रहा। यानी फिर से ये लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे तो हमारे वोट डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इस बार ये बात मानने को तैयार नहीं है। तीसरा मोर्चा बनाने के लिए पूरी जुगत में लगे पड़े हैं ओम प्रकाश राजभर दोस्तों। और ओम प्रकाश राजभर जिन पार्टियों के साथ में मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे दोस्तों, उससे बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे उतने ज्यादा बीजेपी के वोटों को डिवाइड करेंगे। क्या आपकी राय है दोस्तों? लिखकर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से मंत्री पोस्ट पर इस्तीफा तक देने की धमकी देकर ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा चुनौती फेंका है दोस्तों। वैसे भी अमित शाह जो अपने आप को तथाकथित चाणक्य बुलवाने में खुशी महसूस करते हैं, उनके लिए ये भी एक तगड़ा झटका है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप में दिल्ली के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। ये एफआईआर मंदिर के पुजारी और देवघर की पंडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिकेय नाथ ठाकुर की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है दोस्तों। मनोज तिवारी ने सुल्तानपुर से देवघर तक कांवड़ यात्रा में 2 अगस्त को यह यात्रा पूरी की थी दोस्तों।
दोस्तों कुल मिलाकर जो बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक बदतमीजी की गई और गर्भगृह में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की गई दोस्तों, तो एफआईआर तो दर्ज होना इनके ऊपर पूरी तरीके से तय था और एफआईआर दर्ज की गई है। अब उम्मीद है कि जल्द कुछ कठोर कार्रवाई इन नेताओं के ऊपर की जाएगी जो अपने आप को सर्वोसर्वा समझते हैं। दोस्तों जब नियम सबके लिए एक था तो फिर भाजपा के सांसदों ने नियम को तोड़ते हुए गर्भगृह में जाने की जुर्रत कैसे की, यह साफ तौर पर मंदिर प्रशासन के इंतजामियों का सीधा उल्लंघन है। दोस्तों आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के बाद शरद पवार ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वोट करने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा किया है। दोस्तों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो उससे पहले 2 लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं और मुझसे कहते हैं कि वो 160 सीटों पर वोटर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर शरद पवार चाहे तो ऐसा काम किया जा सकता है, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मैंने उन दोनों को मना कर दिया और कहा कि ये सब चीजें हमारी पार्टी नहीं करती है। लेकिन अब जो उन्होंने खुलासा किया है दोस्तों, तो शरद पवार कहते हैं कि मैंने मदद लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जो ऑफर वो लोग मुझे दे रहे थे इससे उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसे जोड़कर देखने के बाद लोगों का माथा चकरा रहा है दोस्तों कि क्या ऐसे बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही है जो विधानसभा के अंदर वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। दोस्तों शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस तरीके की मदद हमको देने के लिए 2 लोग आए थे। वोटर लिस्ट की मदद से सीट जिताने का वादा किया गया था और 160 सीटों को लेकर ये वादे थे। कुल मिलाकर दोस्तों अब धीरे धीरे करके और भी कई सारे गंभीर खुलासे होते चले जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताया। अगर आप भी मानते हैं कि अगर बीजेपी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी तो उसको जनता के सामने जवाब जरूर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जवाब तो जरूर भाजपा से जनता लेगी। दोस्तों ज्यादातर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सबूतों के साथ वोट चोरी को लेकर रहस्य उद्घाटन किया, उसने बेंगलुरु मध्य संसदीय क्षेत्र पर भी खास ध्यान लोगों का आकर्षित किया है। दोस्तों 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर सूची में यानी वोटर लिस्ट में अनियमितताओं, संदिग्ध टर्न आउट के पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को छिपाने के चुनावी धोखेबाजी के विस्फोटक प्रमाण पेश किए। दोस्तों उन्होंने वोटों को चुराने को हमारे लोकतंत्र पर एटम बम सरीखा बताया और ये सीट बीजेपी के पीसी मोहन ने जीती है। दोस्तों 4थी बार लगातार ये सीट उनके पास गई है। दोस्तों जीत का अंतर मात्र 32,707 वोट था, जबकि 2029 में ये अंतर 70,000 के आसपास था दोस्तों, और 2014 में 1,37,000 के आसपास था, यानी अंतर लगातार कम होता चला गया। इसके बावजूद बीजेपी का नेता यहाँ से चुनाव जीत गया। दोस्तों आपकी क्या राय है पूरे मामले पर? अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के खुलासे इतने ज्यादा सीरियस है कि उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की बहुत जरूरत है कि सही से जांच पड़ताल की जाए और उन सारे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए जो इस तरीके के पूरे मामले में इन्वॉल्व पाए गए हैं। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। दोस्तों इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार को पार्टी नेताओं की बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए जिस प्रकार बापू यानी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमें करो या मरो का नारा दिया था, उसी प्रकार आज हमें भारत के भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए उसी प्रकार करो या मरो के मिशन पर चलना होगा। आज हमें भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। केसी वेणुगोपाल ने पार्टी संगठन के महासचिवों को सोमवार को बैठक में बुलाया है दोस्तों, और यहीं से तय किया जाएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है और कौन कौन से जगह पर प्रोटेस्ट होगा और किस तरीके की योजना लागू की जाएगी। क्या जमीन पर उतरकर क्या विधानसभाओं को घेरा जाएगा या फिर राज्यपाल के दफ्तर में जाकर ज्ञापन सौंपा जाएगा या फिर कोशिश की जाएगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया अवेयरनेस फैलाया जाए। जो भी स्कीम कांग्रेस पार्टी तय करेगी उसे फ्रंटल संगठन के सारे नेता एग्जीक्यूट करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की योजना जनता के बीच ज्यादा जल्दी पहुंचे और तेजी से पहुंचे और ये सुनिश्चित हो कि लोगों तक मैसेज क्लियर कर जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस पूरी तरीके से फैले। आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर उड़ीसा के अंदर दोस्तों बीजू जनता दल का जो वोट शेयर था वो 40.22% के आसपास था और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 40.07% के आसपास था, यानी बीजेपी को कम वोट परसेंटेज मिला था दोस्तों। इसके बावजूद जो एमपी की सीट की बात करें तो बीजू जनता दल को 0 सीट मिली, बीजेपी को 21 में से 20 सीटें मिली दोस्तों। इस तरीके के नतीजे सामने आने के बाद सवाल और ज्यादा गहराते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।